हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं बच्चे और फिर साथ जो है ना वो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेशन डिफरेंट मीडिया हमने कल पहले फ्री स्पेस में देखी थी, फिर डायलैक्ट्रिक में हमने देखी थी। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि वी विल कंसीडर टाइम हार्मोनिक फील्ड प्रोपेगेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। लॉसलेस, जो चार्ज फ्री होता है वो लॉसलेस होता है। फिर डायलैक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हम आखिर बाद में देखेंगे। लॉसलेस और चार्ज फ्री। चार्ज फ्री मीडिया में रो सब v इज इक्वल टू जीरो, मीडियम है जीरो कंडक्टिविटी, सिग्मा भी जीरो होगा। जाहिर है अगर फ्री चार्जेस नहीं है तो कंडक्टिविटी तो जीरो होती है। दिस इज द केस फॉर वेव्स ट्रेवलिंग इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। परफेक्ट डायलैक्ट्रिक इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए लॉसलेस मीडिया। उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते। अगर आपका परफेक्ट डायलैक्ट्रिक हो, ये बात मैं पिछले क्लास में भी और उससे पिछली में भी शायद बता चुका हूँ। अगर आपके पास परफेक्ट डायलैक्ट्रिक मीडियम होगा तो उसमें आपके पास फ्री चार्जेस नहीं होंगे, तो वो भी लॉसलेस मीडिया ही कंसिडर होगा। डायलैक्ट्रिक्स का रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या कर किया था कि ट्रीटिंग डायलैक्ट्रिक एज लॉसलेस इज ऑफन ए गुड अप्रोक्सीमेशन, बट ऑल डायलैक्ट्रिक्स आर टू सम डिग्री लॉसी। तो उनकी फाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, वहाँ पे लॉस भी होता है, पोलराइजेशन की होती है। विथ फाइनाइट कंडक्टिविटी, पोलराइजेशन हमने पढ़नी है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। द ई फील्ड गिव्स राइज टू कंडक्शन करंट डेंसिटी which results in power dissipation. Thus, it will give a complex permittivity, complex propagation constant with attenuation constant greater than zero. The intrinsic impedance is also complex, resulting in a phase difference between E and H fields. तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, यहाँ मैंने समरी लिख दी है ताकि आप दोबारा जब पढ़ें ये चीज़ें आपके जहन में हों। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपने साथ जो एनर्जी या पावर जो कैरी करती है वो किस तरह मीडिया के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, या मीडिया के अंदर वो हीटिंग पैदा करती है, फील्ड्स के पास कितनी एनर्जी होती है एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो आपके पास ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इससे आप अंदाजा आप जो है ना याद रख सकते हैं कि आपके पास जो है ना पावर जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी। और या वेव ज़ाहिर है जो पावर की एनर्जी की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन वही है जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा आपके पास सिंपल है कि आपके पास अगर लेफ्ट हैंड हो और लेफ्ट हैंड में आपका जो थंब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और एज जो है आपके पास जो है ना ये आपके पास ये जो मिडल फिंगर है जिसको आप सेकंड फिंगर भी कहते हैं, मिडल फिंगर, उसकी डायरेक्शन में एज होता है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, जो जो आपके पास थंब के साथ वाली है, ये आपको डायरेक्शन देगी वेव की प्रोपेगेशन की। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है आप इसके लिहाज से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास इसको आगे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में भी कहूँगा कि ई क्रॉस एज की जो डायरेक्शन होती है वो वेव की या एनर्जी की या पावर की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है। इसको हम ऐसे कहेंगे कि बाय नोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन given as unit vector a sub p is the same as the cross product of es with unit vector a sub e and h sub s with unit vector a sub h। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए सब ई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए सब एच है, तो जो आपके पास जो डायरेक्शन होगी प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो ए सब पी इज इक्वल टू ई सब एस क्रॉस ए सब एस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई सब एस क्रॉस ए सब एस। एंड ऑल्सो ए पेयर ऑफ सिंपल फार्मूलाज कैन बी डिराइव्ड। अगर आपको पिछली डिस्कशन में याद हो तो वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम किया था, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड मालूम किया था, और हमारे पास जो ना ये उनका रिलेशनशिप है कि एच सब एस इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा ए सब पी क्रॉस ए सब एस, ई सब एस। और ई सब एस जो है उसका ए सब एस से हम ई सब पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके ऐसे निकाल सकते हैं। तो बाकी ये जो कि तीन यूनिट वेक्टर्स हैं तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इनका आपस का रिलेशनशिप है कि ए सब पी इज इक्वल टू ए सब ई क्रॉस ए सब एच, a sub h is equal to a sub p cross a sub e and minus a sub b is equal to a sub p cross a sub h। तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और वेव की प्रोपेगेशन की, और इन तीन डिफरेंट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है। और ये उसी तरह आप याद रख सकते हैं जैसे आई जे और के आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप आपस में रिलेशनशिप याद रख सकते हैं।
तो ये बच्चों इसको अगर आप देख रहे हैं इस फिगर ए में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो अगर आप E क्रॉस B देखेंगे, E से B की तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल होगी तो आपकी थंब की डायरेक्शन A सब P विल बी अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, B फिगर की तरफ आ गया हूँ, X के लॉन्ग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो आपके पास E क्रॉस B की डायरेक्शन आपको देगी नेगेटिव Z की डायरेक्शन देगी। तो ये आप इस तरह इसको आप याद रख सकते हैं कि कैसे आपके पास जो है ना वो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है। अब इसकी बुनियाद पे हम जो है ना वो पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली वो वेक्टर होता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी जो है ना वो कैरी होती है। तो अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। उसमें ई क्रॉस एच जो है उसका जिक्र आप देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी रिग्रेस मैथमेटिक्स हम करेंगे और फिर इस बात को हम समझ सकते हैं। ये मेरे बच्चों आपके पास मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। आप इस इक्वेशन का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लें ई के साथ, तो आपके पास जो पहली टर्म क्या बनेगी, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। तो बड़ा सिंपल है कि सिर्फ ई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इसमें आपके पास ये जो है ना, ये जो ई डॉट डेल क्रॉस एच है, अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, डेल डॉट ई क्रॉस एच बराबर होता है माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई। तो इसमें आपके पास ये जो एच डॉट डेल क्रॉस ई है, इसको अगर आप लिख सकते हैं इन दो टर्म्स की फॉर्म में, ई डॉट डेल क्रॉस एच की फॉर्म में और डेल डॉट ई क्रॉस एच की फॉर्म में, तो हमारे पास ये बन जाएगा एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो हमने ये वाली जो चीज़ है ई डॉट डेल क्रॉस एच, यहाँ से हमने इन टर्म्स ऑफ ये टर्म और ये वाली दूसरी तरफ ला के हमने लिख दिया एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डॉट ई प्लस ई डॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। तो ये कर्सर जहाँ पे चल रहा है इसको आप देखिएगा। अब बच्चों आपके पास ये इसको डेल क्रॉस ई को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये आपने फैराडेज लॉ पढ़ा है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो जहाँ डेल क्रॉस ई है, या इस एक्सप्रेशन में डेल क्रॉस ई जहाँ पे है, इसकी जगह मैं माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी लिख दूँ, तो पहली टर्म क्या होगी, माइनस एच डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डॉट ई प्लस ई डॉट पार्शियल डी बाय पार्शियल टी। तो ये देखें आपके पास ये इक्वेशन बन। अब इसमें सिर्फ टर्म्स को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूँ। डेल डॉट ई क्रॉस एच मैंने लगा कर लिया, बाकी सारी तीनों टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली। डेल जे डॉट ई प्लस ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये किया कि डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई के, तो एप्सिलॉन जो है ना उसको मैंने बाहर लिख लिया, एप्सिलॉन ई डॉट पार्शियल ई तो पार्शियल टी। इस तरह बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो उसको यूज करके हमने लिख लिया म्यू एच डॉट पार्शियल एच पे पार्शियल टी। तो जे डॉट ई प्लस, अब इसमें ये देखें आप नीचे जरा, ये जो दो डेरिवेशन है सिंपल सिंपल, एप्सिलॉन ई डॉट पार्शियल ई व पार्शियल टी को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इन बाय 2 इनटू पार्शियल 2 ई व पार्शियल 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 व पार्शियल टी ऑफ ई स्क्वायर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से ये चीज वापस आपके पास आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल व पार्शियल टी ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट बच्चों, ये ना मैं एक कोई कॉल आ रही है, मैं इसको सुन। चलिए बंद हो गया। तो यहाँ से आप जो है ना ये वाले जो दो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टर्म्स आई हैं, उनको अगर हम यहाँ पुट करें तो पार्शियल टी ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। सो माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल जे डॉट ई डी वी प्लस पार्शियल टी। तो हम पूरे वॉल्यूम के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था ये एनर्जी डेंसिटी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है, और ये एनर्जी डेंसिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है। वो स्क्वायर ओवर 2 दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इनको ऐसे पूरी एनर्जी निकालने के लिए पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करते हैं। जे डॉट ई होती है, ये होती है पावर डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ पावर डिसिपेशन।
और डेल डॉट ई क्रॉस एच जो है दिस इज इक्वल टू द पावर डिसिपेशन इनसाइड मीडियम प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास सिंपल जो आपके पास ये डेल डॉट ई क्रॉस एच को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। सो अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम टू, तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई क्रॉस एच डॉट डी एस इंटायर क्लोज सरफेस is equal to volume integral j dot e dv plus partial by partial t volume integral epsilon into e square divided by 2 plus mu into a square divided by 2 और dv पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट। अब ये टर्म आइडेंटिफाई, ये जैसे ओहमिक हीटिंग कहते हैं बच्चों, ये पहली टर्म ओहमिक हीटिंग जो पावर डिसिपेशन होती है। So the total power flowing into this volume is the total ohmic power dissipated within the volume plus the time rate of increase of electric and magnetic energy within the volume। तो आपके पास ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्लस द पावर डिसिपेशन। तो जितनी भी पावर बाहर से आएगी वो कैसे होगी आपके पास, किस फॉर्म में होगी, कुछ तो डिसिपेट हो जाएगी और कुछ जो है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के पास होगी। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो बाहर से आपके पास एनर्जी आ रही है वो दो काम कर रही है आपके पास, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को इंक्रीज कर रही है या आपके पास जो मीडिया के अंदर जो है ना वो डिसिपेशन की फॉर्म में हमारे पास आ रही है। अब इस भाई ये सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दी है उसी की यहाँ पे। सो द टोटल पावर फ्लो आउट ऑफ द वॉल्यूम is equal to closed surface integral E cross H dot ds। इसको E cross H को हम जो है ना P कहते हैं, पावर कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर है एक्चुअली। आपने ये देखना है कि जो E cross H जो है इसकी क्या डायमेंशंस बनती हैं, यहाँ पे लिखी है हमने, लेकिन आपने खुद से भी चेक करनी है। सो द पॉइंटिंग वेक्टर P is equal to E cross H is an instantaneous power density watt per meter square आपके पास आएंगे इसकी जो यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। तो जो इसकी डायमेंशंस बनेगी वो क्या होंगी, दैट विल बी डायमेंशंस ऑफ पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। तो पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखें ना आपके पास, ये देखें ये एनर्जी है ना, एनर्जी ओवर टाइम आपके पास ये भी पावर के यूनिट बनते हैं, ये भी आपके पास जो है ना पावर के यूनिट्स बनते हैं। सो द पॉइंटिंग वेक्टर P is equal to E cross H is an instantaneous power density in terms of watt per meter square। The direction of P indicates the direction of instantaneous power flow at that point। इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। वैसे लिखते इसको इस तरह है POY and TING pointing vector। The direction of power flow at any point is normal to both the E cross H। तो P जो के बराबर है E cross H के, इसका मतलब है कि ये जो E cross H जो प्लेन डिफाइन करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P की डायरेक्शन होगी। So the direction of power flow at any point is normal to both E and H vectors। So अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis हो, मैग्नेटिक फील्ड along y axis हो, जैसे मैंने पीछे फिगर में दिखाया है, तो जो आपके पास पावर फ्लो होगा that will be along z axis। अगर आपके पास परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना वो उसमें डैम्पिंग नहीं होती, ठीक है, e पावर माइनस अल्फा z वाली टर्म नहीं आती, तो उसके सिंपल ऑसिलेशंस होती हैं। तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह लिखते हैं। मैं दोबारा आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तो आपके पास इन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने यहाँ कहीं लिखा था आगे इन केस ऑफ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। अगर हमारे पास, हाँ ये देखें, तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E सब 0 cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z और HY किसके बराबर है E x 0 ईटा cos ऑफ ओमेगा t माइनस pz। अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी, एप्सिलॉन डबल प्राइम विल बी इक्वल टू 0। तो इन्हीं इक्वेशन को दोबारा मैंने यहाँ पर रेफर किया है कि अगर मेरे पास परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो लिहाजा अगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P सब z विल बी इक्वल टू इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने E x नॉट स्क्वायर ईटा cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z। आप इसका टाइम एवरेज ले लें एक टाइम पीरियड के ऊपर, तो ये इसकी सिंपल मैथमेटिक्स है
आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 1/2 EX0 square over eta watt per meter square. So this is the average, the average power flowing through any area as normal to z axis. PZ average is equal to 1/2 EX0 square over eta. तो आपके पास ये जो है ना पावर, आपने इसको जो है ना क्योंकि पर यूनिट एरिया है, आपके पास जो है ना वो एरिया से इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वाट के अंदर आपके पास आ जाएगी पावर फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू a surface whose area is equal to S is given by this formula. अगर लॉसी मीडियम हो, अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, आपके पास ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी आती है e पावर माइनस अल्फा जेड, और कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बच्चों होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा था कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस भी होगा आपके पास। वो फेज डिफरेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है थीटा ईटा के फॉर्म में। अब उसी तरह उसी फार्मूले में जो हम आपके पास ये वाला फार्मूला है, ये वाला, इसमें अगर हम पुट करते हैं हमारे पास ये जो पावर के लिए फार्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, cos of omega t minus beta z, cos of omega t minus beta z minus theta eta। तो ये cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, वो वाला फार्मूला लगाएं तो किसके बराबर होता है, ये फार्मूला यूज करें तो दो टर्म्स आएंगी, ये वाली और ये वाली। अब इसको अगर हम पूरे टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करते हैं, अब ये स्क्वायर नहीं है तो cos जो है ना, कोई भी आर्गुमेंट हो बगैर स्क्वायर के, इसको पूरे टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करें तो आपको ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगी, दिस विल गेट यू जीरो। ये आपके पास आफ्टर द कैलकुलेशन पावर एक ने डिसिपेटेड मीडियम जो है या लॉसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, 1/2 EX0 स्क्वायर ओवर ईटा मॉड e पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉज ऑफ थीटा सब ईटा। तो ये आपके पास बच्चों, ये जो लॉसी मीडियम में आप देख रहे हैं कि पावर डिसिपेशन जो है ना वो डिस्टेंस के साथ साथ जो है ना वो कम होती चली जा रही है, -2 अल्फा उसका जो है ना वो जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है आपके पास पावर का। सो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि PZ एवरेज आपके पास 1/2 इंटू रियल ऑफ ES क्रॉस HS कॉन्जुगेट। तो ये आप इसको, इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं। और प्रेजेंट केस में आपके पास ES दिया हुआ है, ASS दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है यही फॉर्मूला दोबारा आप निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतने काफ़ी, अगला टॉपिक स्किन इफेक्ट वाला है और मैं कल शुरू करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। डेरिवेशन सारी जो कि मैंने लिखी हुई हैं पावर पॉइंट्स में, तो आप उन डेरिवेशंस को आसानी से रिप्रोड्यूस करने आज ही कोशिश कर लेंगे तो आज ही आपको याद हो जाएगा। तो उसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि अगली क्लास में आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। इफ देयर इज नो क्वेश्चन फिर आप शुरू हो जाएं। यस सर, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा बुक से भी, और इसको भी आधा घंटा कम से कम दे दें, इसको आधा पौना घंटा, ताकि ये जो डेरिवेशन में एक दफ़ा आपके ज़हन नशीन हो जाए। ठीक है बच्चे, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें और इंशाल्लाह फिर हम, अगली क्लास कब होगी हमारी?